तो पिछले क्लास में हम लोग का जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है हम लोग जो है जिक्र किए थे कि जो है आर्टिकल जो है 19 से लेकर जो है 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग जो है कल आर्टिकल जो है 19 जो है बताए थे। ठीक है, 19 का क्लाउज 1 और उसमें जो है ए से लेकर जो है जी तक जो है आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, कि जो है आर्टिकल 19 जो है उसमें जो है स्पेशली जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ है और इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कल बताए थे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपको भाषण देना, ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें जो है संघ का निर्माण करना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो उसमें हम लोग 19 का क्लाउज 1 में जो है ABCD जो है आपको हम लोग बताए थे। ठीक है, और उसमें जो है स्पेशली जो है हम लोग बताए थे कि जो है 19 का जो है क्लाउज 2 से लेकर जो है क्लाउज जो है 6 तक जो है ये लगभग क्या है कि जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध है। युक्त जो है इसमें प्रतिबंध है, मतलब जो है इसमें जो है प्रतिबंध लगाने का भी जो व्यवस्था है कि ये नहीं है कि मतलब ये जो स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति का, ये जो है आपका जो है आत्यांतिक है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। समझ में, मतलब जो है इसमें जो है प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है युक्त मतलब आर्टिकल अगर 19 आप पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें अगर युक्त प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब ये पूरा नहीं होगा। तो इसमें जो है आपको 19 का जो है जो 1 का क्लाउज ए से लेकर जो है जी तक है, उसके साथ आपको जो है आर्टिकल 19 का जो है क्लाउज 2 से लेकर जो है 6 तक जो है प्रतिबंध का जो है 1 में तो आपका जो है प्रोविजन है, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये जो है प्रतिबंध वाला है युक्त किस आधार पर जो है प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके आते हैं। पहला हम लोग का है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 ए। ठीक है, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब है इसमें जो है आपको कहीं भी जो है भाषण देने का, कहीं भी बोलने का, या फिर जो है उस पर जो है अपना एक्सप्रेशन किसी भी माध्यम से करने का जो है अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है इसके अंतर्गत जो है कल हम लोग लिखवाए भी थे, अब बताए भी थे कि जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है या फिर जो है अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो है इसके साथ क्या है, इसके साथ इसका विस्तार भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग मामलों में इसका विस्तार भी की है। जैसे इसमें जो है विस्तार में हम लोग कल बताए थे कि जो है चुप रहने का भी अधिकार है, जैसे जानने का भी अधिकार है, सूचना का भी अधिकार है, प्राइवेसी का भी अधिकार है, तो कई प्रकार झंडा फहराने का भी अधिकार है,
तो कई प्रकार का जो है उसमें अधिकार शामिल है, वाक एवं अभिव्यक्ति। मतलब जहाँ पे आपका एक्सप्रेशन वाला पार्ट आ जाता है ना, जहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, तो वो जो है आपका आर्टिकल 19 का क्लाउज ए में आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप राष्ट्रीयता की एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, मतलब अपना जो देश प्रेम है उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो माध्यम क्या होना चाहिए एक्सप्रेस करने का? ठीक है, तो माध्यम के रूप में जो है आप झंडा फहरा के एक्सप्रेस कर सकते हैं, झंडा लहरा के एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो माध्यम आपका जो है, ठीक है, उसमें चुप रह के भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप बोलकर ही एक्सप्रेस करेंगे। आप चुप भी अगर हैं तो भी वो आपका एक्सप्रेशन ही जो है होता है। ठीक है, बस वो एक्सप्रेशन जो है सही तरीके को होना चाहिए, ये नहीं कि जो है एक्सप्रेशन आपका गलत डायरेक्शन में हो, समझ में? तो वो नहीं। उसके अलावा जानने का भी अधिकार है, आप किसी चीज़ को जानने, जैसे सरकारी जो सूचनाएं हैं उसका जानने का भी अधिकार क्या है आपका, जो है क्या एक्सप्रेशन कर रहा है, आपका भागीदारी एक्सप्रेशन कर रहा है कहाँ? सरकार के। सरकार जो हम लोग बोलते हैं ना कि सरकार में जो है नागरिकों का भागीदारी होना चाहिए, तो भागीदारी किससे होगा? जब तक आप सरकार की चीज़ों को नहीं जानेंगे, समझ में? तो सरकार की भागीदारी जो है ये बताता है। जैसे कल देख रहे थे, कल एक कोई सूचना का अधिकार के थ्रू जो है कोई पिटीशन डाला हुआ था, तो डाला कि जो है पिछले 10 साल में मोदी जी का जो है खाने पे कितना खर्च हुआ। पिटीशन डाला कि कितना खर्च जो है पूरे 10 साल में, कितना खर्च जो है सरकार ने जो है प्रधानमंत्री के जो है भोजन पे किया है। तो उसका जो रिपोर्ट आया खाने पे, वो आया कि पर डे जो है 41,000 रुपया है, पर डे 41,000। एक दिन का जो खर्च है वो 41,000 रुपया है। बोला कि एक दिन में प्रधानमंत्री 41,000 का खाना खाते हैं, है ना? तो कैलकुलेट किया हुआ तो पूरा समझ में जो है कितना करोड़ रुपया जो है उनका खर्च हुआ सिर्फ खाने में। तो ये क्या एक्सप्रेशन है कि भाई आप प्रधानमंत्री के जो है भोजन भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता चल रहा है। प्रधानमंत्री कहीं अगर जा रहे हैं, विदेश टूर पे जा रहे हैं, कितना खर्च विदेश टूर पे हो रहा है वो भी आपको पता चल रहा है। तो एक तरह से ये जानने का अधिकार आपको है। या फिर मान लीजिए जैसे इलेक्शन में है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, उस कैंडिडेट का जो है क्या उसका बैकग्राउंड है, ये आपको एक वोटर को जानने का अधिकार है कि हमारा कैंडिडेट जो है पढ़ा लिखा है कि नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो किस तरीके का अपराध जो है हुआ है। ठीक है, तो कई तरह का जो है ये एक्सप्रेशन जो है आपको इसके अंतर्गत मिलता है, जानने का अधिकार के अंतर्गत। क्लियर? तो ये जो है आपका जो भी एक्सप्रेशन का पार्ट है ये आर्टिकल 19 का क्लाउज ए में आ जाता है। क्लियर? अब इसमें जो है जो प्रतिबंध जो लगता है, ठीक है, किस आधार पर प्रतिबंध लग सकता है? ठीक है, तो 2-3 चीज है। ठीक है, अब इसमें जो है आर्टिकल 19 क्लाउज 2, इसमें जो है युक्ति युक्त प्रतिबंध का बात किया गया है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का बात जो है आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में किया गया। किसका? जो आपका जो है आर्टिकल 19 क्लाउज ए में जो है जो प्रोविजन दिया गया है, इसका प्रतिबंध का बात कहाँ किया गया? 19 क्लाउज 2 में। किस आधार पर हो सकता है? ठीक है, पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता। पहला है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। पहला जो प्रतिबंध लग सकता है किस आधार पे? तो भारत की संप्रभुता को अगर कोई नष्ट करता है, कोई भी आप एक्सप्रेशन या कोई भी आप भाषण देते हैं और उसमें भारत की संप्रभुता को जो है खतरा होता है या उसकी अखंडता को खतरा होता है, तो आपके बोलने का जो अधिकार है या एक्सप्रेशन करने का जो अधिकार है, इस पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? दूसरा है धारा 144, धारा 144। ठीक है, धारा 144 से जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, उसको बोलते हैं आपराधिक प्रक्रिया
संहिता, ठीक है। आपराधिक जो है प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो है इसमें जो है आपका प्रतिबंध लग सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ठीक है, 1973, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीसी, ठीक है, ये कहलाता है शॉर्ट में सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, है ना। तो जो है इसके तहत जो है आपको जो है प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। क्लियर? तो कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए कोई भी मजिस्ट्रेट जो है एक सभा या बैठक को रोक सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है मानव जीवन के लिए जो है खतरा, अगर कोई ऐसा इशू हो जिससे मानव जीवन का खतरा हो तो उस पर जो है रोक लगाया जा सकता है। उसके अलावा है स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक जो है जीवन में व्यवधान या जो है दंगा भड़काने के आधार पर, ठीक है। तो एक मजिस्ट्रेट जो है आपका सभा, बैठक या जुलूस में, लिख लो इसको, लिख लो, मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है। और उसमें भाषण देने या बोलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। उसके अलावा है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा करने पर। नेक्स्ट है लोकहित के आधार पर। नेक्स्ट है हेट स्पीच के मामले पर। हेट स्पीच के मामले पर। नेक्स्ट है फेक न्यूज के मामले पर, ठीक है, इत्यादि। फेक न्यूज के मामले पर, ठीक है। तो ये सब आधार पर जो है प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 का क्लाउज 2 में, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो भारत की संप्रभुता या अखंडता को जो है नष्ट करने वाला कोई भी ऐसा आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे कोई भी आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे होता ना कि मान लीजिए कि जो है कोई भी एक्सप्रेशन है, आप मान लीजिए आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक केस आया था ना, वो जो है नाइक करके कोई था, कोई
कौन कोई मुस्लिम नेता था नाइक, जो पाकिस्तान भाग गया था, तो बांग्लादेश वगैरह में जो है, इंडिया वगैरह में जो है स्पीच देता था। हाँ, जाकिर नाइक, ठीक बोला। तो वो जो है क्या करता था कि जो अपने जो भाषणों में जो है जो स्पीच देता था, उस स्पीच के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता था। किसके लिए? मतलब टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आरोप लगा उस पर, ठीक है। तो चूंकि जो है टेररिज्म को बढ़ाना जो है क्या है, आप जो है देश की संप्रभुता क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, या अखंडता को जो है नष्ट कर रहे हैं। मान लें कि आप टेररिज्म बढ़ा रहे हैं और वो बाद में जो है भारत में ही हमला करेगा, तो इससे क्या हो रहा है, देश की अखंडता क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, देश को नुकसान होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो गया, उसके बोलने पर क्या हो गया, रोक लगेगी, सभा पे बैन लगा दिया गया, या फिर जो है उसको पकड़ने के लिए जो है नोटिस जारी कर दिया गया। तो भाग के पाकिस्तान चला गया, तो नहीं पकड़ाया, लेकिन जो है उसको नोटिस जारी कर दिया। तो कोई भी संप्रभुता, अब इसका परिभाषा नहीं है, कोई भी काम आपका जो है संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ होगा। कोई भी अगर आप भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं, वो जो है आपका जो है भारत की संप्रभुता या अखंडता के खिलाफ होगा, तो वो क्या होगा, गलत होगा, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लग जाएगा। अब कौन सा कार्य जो है, जो कोई देखो यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है, यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन सा काम जो भारत की संप्रभुता को या अखंडता को जो है नष्ट करता है। अब इस मामले में आप जेएनयू वाला मामला ले सकते हैं। जेएनयू का जो मामला था, जिसमें यूज किया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, जिसमें बोला गया भारत विरोधी नारा लगाया गया। तो नारा अगर विरोधी लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर क्या है, खतरा है। उस मामले में बहुत लोगों को जेल में डाला गया था, उमर खालिद और कन्हैया कुमार भी गया था उसमें जेल, लेकिन बाद में प्रूव नहीं हो पाया कि जो है कन्हैया कुमार जो है उस भीड़ में शामिल था, ठीक है। तो बाद में उसको जमानत मिल गया, है ना, लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इस तरीके का अगर कोई भी मामला होगा तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कार्रवाई किया जा सकता है, समझ में। और उसके ऊपर तो देशद्रोह का भी लग जाता है, 124 का जो है, धारा 124 का जो है यूज कर लिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोह का मामला बन जाता है। तो यह है कि कौन सा ऐसा काम आपका होगा जो संप्रभुता को या फिर जो है अखंडता को जो है नष्ट करने वाला होगा, ये परिभाषित नहीं है। ये सरकार जो है किसी आधार पर जो है आपको पकड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे बना था क्या बोलते हैं कि ममता बनर्जी के समय में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और जो है वो कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बनाया था ममता बनर्जी का, और उसमें जो है विलन के रूप में दिखा दिया गया था कि ममता बनर्जी एक तरह से ऐसी जो है नेता है जो मतलब कई लोगों के मौत का जिम्मेवार है। एक हॉस्पिटल में आग लग गया था, उसमें कई बच्चा जल के मर गए थे, तो उसने उस बच्चे का जिम्मेवार जो है ममता बनर्जी को ही माना, और जो है ममता बनर्जी का कार्टून बनाकर जो है क्या किया, डाल दिया सोशल मीडिया पर। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो है ममता बनर्जी उसके ऊपर जो है उसको जो है अरेस्ट करवा दिया, जेल में डाल दिया, और बोले कि जो है ये भारत की संप्रभुता या जो संप्रभुता है या जो अखंडता है उसको जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं ना, तो ये कर रहा है। तो चूंकि उसके ऊपर जो चार्जेस लगाया गया था वो आईटी एक्ट के तहत लगा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर डाला था, तो आईटी एक्ट के तहत लगा दिया गया था, ठीक है। तो आईटी एक्ट बना था, उसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66A बना था, और उसमें था कि कोई भी जो है संप्रभुता या अखंडता नष्ट करने का प्रयास करेगा उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। तो उस आधार पर कार्रवाई कर दिया गया। अब चूंकि परिभाषित तो है नहीं ना, अब जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जब गया तो यह मामला पहुंचा, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई किस आधार पर इसको अरेस्ट किया गया, तो बोला कि जो है इसने ममता बनर्जी का वो कार्टून बना दिया गया, जिसके कारण जो है राज्य में जो हिंसा भड़क सकती थी, क्योंकि बहुत लोग ममता बनर्जी को मानने वाले हैं, और जो जिनको अच्छा नहीं लगा, और वैसे लोग जो है हिंसा पर उतारू विरोध करने लगे, हिंसा भी हो सकता था, संभावना था हिंसा होने का, जिससे जो है राज्य का जो है लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ जाता और खतरा भी हो जाता। तो इस आधार पर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि जब ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका सही व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है कि वाकई में इसकी अखंडता नष्ट हुई या संप्रभुता नष्ट हुई या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। ये जो है कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। तो चेक की तो बोले कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लाउज 1A का जो है ये आप वायलेंस कर रहे हैं इसका। क्यों?
क्योंकि एक्सप्रेशन में जो है किसी का कार्टून बनाना एक्सप्रेशन का पार्ट है, और वो कार्टून हो सकता है कि मान लीजिए 10 लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 100 लोगों को अच्छा लगा हो। तो एक्सप्रेशन तो बहुमत पे चलता है ना। हो सकता है ममता बनर्जी के मानने वाले जो है 10 लाख लोग उसको जो है सही नहीं मानते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ लोग तो उसको सही मान रहे हैं। तो ये तो एक्सप्रेशन का क्या है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो उसको रद्द कर दिया, उसको फिर जेल से छोड़ने के लिए बोल दिया। तो कहने मतलब ये है कि क्योंकि इसका परिभाषा नहीं है, कौन सा काम आप करेंगे कि जो देश के अखंडता के लिए खतरा होगा, है ना, तो वो सरकार तय करती है कि भाई ये काम आपका जो है देश की अखंडता के लिए खतरा है। यही तो बात है ना। इसी को तो अभी अभी विपक्ष क्या आरोप लगाता है, यही लगाता है कि जो है किसी को भी जेल में उठाकर, कोई बोलता है विरोध करता है उसको जेल में उठाकर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है सरकार के खिलाफ बोल देता है, और उसको डाल दिया जाता है कि भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे तो इसका मतलब जो है ये देश के खिलाफ बोल रहा है, तो इसलिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ता है, फिर उसको फटकार लगाता है, समझ में। तो इसलिए बोल रहा कि क्यों, तो ये है कि इसको लोकतंत्र के अनुसार किसी को बोलने का एक्सप्रेशन है, और बोलने के एक्सप्रेशन को आप दबा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, लोकतंत्र का जो बुनियादी जो ढांचा है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जाता है, कितना सही कितना गलत तो नहीं मानते, उसका डिसीजन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है, आज के डेट में लगाया जाता है। पहले इंदिरा गांधी के समय लगाया जाता था, इंदिरा गांधी सबके जो है एक्सप्रेशन को दबा दी, जो भी सरकार के खिलाफ बोला उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो बोला जाता है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ही करती है, ठीक है। तो इस आधार पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्लियर? चलो, अब है हम लोग जो है अनुच्छेद 20 जो है नेक्स्ट अनुच्छेद में चलते हैं। आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज बी, इसमें जो है स्पेशली है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार, इसमें है संगम या संघ है। 1901 का भी, हाँ ए हो गया ना, तो उसी में तो बी है। 1901 का ए, 1901 पहले हाँ तो 1901 का भी है ना, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का, तो वही तो है, वही तो है। संगम या संघ बनाने मतलब क्या हो गया, संगम मतलब संघ बनाना है ना, या संघ जो है वही है, बस खाली वर्ड हम चेंज करें, संघ बनाने का अधिकार। उसमें क्या लिखा है कुछ बोलो। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक ठीक, अशांतिपूर्ण जो है, हाँ ठीक है, शांतिपूर्ण जो है सम्मेलन, यही था ना, शांतिपूर्ण जो है सम्मेलन करने,
का अधिकार। इसको बोलते हैं कि बिना अस्त्र जो है शस्त्र की। ठीक है। इसमें है कि बिना जो है अस्त्र और शस्त्र की जो है सम्मेलन करने का अधिकार है ना। मतलब शांतिपूर्ण जो है, या उसको हम लोग बोलते हैं ना बिना अस्त्र शस्त्र का होता है, उसका यूज किया जाता है टर्मोलॉजी निरायुद्ध है ना। निरायुद्ध जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, निरायुद्ध मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के जो है सम्मेलन करने का अधिकार है ना। ठीक है, इसमें लिख लो सभी नागरिकों को, पहला पॉइंट, सभी नागरिकों को बिना हथियारों के सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट उसमें लिखो सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा प्रदर्शन प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार। और जुलूस निकालने का अधिकार। तीसरा पॉइंट, केवल सार्वजनिक भूमि केवल सार्वजनिक भूमि पर शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के बिना हथियारों के सभा करने या संगठित होने का अधिकार। सभा करने या संगठित होने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति एवं सार्वजनिक शांति भंग करने का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट लिखिए
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार इसके अंतर्गत क्या लिखे, इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें लिखिए प्रतिबंध। तो पहला तो इसमें आएगा ही, है ना, भारत की जो है संप्रभुता और अखंडता, पहला पॉइंट तो सब में रहेगा लगभग। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा इसमें भी आ जाएगा जो है धारा 144, है ना। धारा 144 के तहत जो है किसी को भी जो है इकट्ठा होने पर रोक लगाया जा सकता है, सभा करने पर रोक लगाया जा सकता है ना। तो एक धारा 144 हो गया। उसके अलावा जो है मानव जीवन को खतरा, मानव जीवन को खतरा। उसके अलावा लिखिए सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान, सुरक्षा एवं सार्वजनिक जीवन में व्यवधान, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान, ठीक है। उसके अलावा दंगा भड़काने के आधार पर, दंगा भड़काने के आधार पर उसके अलावा जो आईपीसी की धारा 141, ठीक है, इसमें लिख लो 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन, हाँ इसी में लिख लीजिए, हाँ आईपीसी की धारा 141 के अंदर में 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन, 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। गैर कानूनी हो सकता है यदि गैर कानूनी उसके पहले देखो 5 या अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि ए नंबर पॉइंट लिखो, किसी भी कानून, ए नंबर, किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन होता पालन,
या कानूनी प्रक्रिया का निष्पादन का विरोध करना, का विरोध करना, हाँ, कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना। बी नंबर, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना। सी नंबर, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करना। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करना। और डी नंबर लिखो, सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना, हाँ, मतलब उसको धमकी देना, है ना, या धमकाना भी होता है, या धमकी देना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सिंपल सा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, एक तो है भारत की संप्रभुता या अखंडता के आधार पर, दूसरा है धारा 144 के आधार पर किसी को भी सम्मेलन करने का अधिकार। धारा 144 अगर लगा रहता है तो वहाँ पे आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं या जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, उस पर प्रतिबंधित होता है। ठीक है, उसके अलावा मानव जीवन का खतरा हो, कोई भी ऐसा जो है आप जुलूस निकाल रहे हैं जिससे जो है मानव जीवन का खतरा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हॉस्पिटल्स के पास जाके आप जुलूस निकाल दिए, या वहाँ पर जो है आपने जो है क्या करना, जुलूस निकाले, या फिर मान लीजिए बैठक आपने कर दिया हॉस्पिटल का आगे, परिणाम चल रहा है कि वहाँ पर जो है लोगों को जो है क्या हो रहा है, जीवन का खतरा हो गया, तो सरकार कार्रवाई कर देती है उस समय, है ना। या फिर कोई मान लीजिए कि जो है कभी कभी देखते हैं कोई व्यापारी लोग जो है हड़ताल कर देता है, या जो है उन लोग जो है प्रदर्शन करता है, तो उससे क्या होता है, खाद्य सामग्री जो है आने जाने में क्या होता है, या जो है खाद्य सामग्री जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। परिणाम क्या होता है, सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर देती है। क्यों? क्योंकि उससे जो है मानव जीवन का खतरा हो सकता है। तो कोई भी ऐसा जो है कार्य होगा जो मानव जीवन के लिए खतरा होगा, तो उस आधार पर जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। सुरक्षा के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर, है ना, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर पे, मान लीजिए कोई सांप्रदायिक जो है आपने जुलूस निकाला और मान लीजिए सांप्रदायिक जो है कार्य करने लगे या हिंसात्मक जो है कार्य करने लगे, तो उस आधार पर जो है आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। कोई सार्वजनिक जीवन पर जो है व्यवधान जो है आप डालने स्टार्ट कर दिए, ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दिए, रेल रोक दिए, है ना, ये सब होता है ना, रेल रोक दिए, तो ऐसे में तो आपको थोड़ी देगा अनुमति। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपको रेल पटरी से उठा कर उधर जो है जेल में बंद भी कर सकता है। ठीक है, तो ये व्यवधान अगर सार्वजनिक जीवन को जो है आप रोकने का प्रयास करते हैं तो उसके आधार पर दंगा भड़काने के लिए अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, दंगा भड़काना है, पत्थरबाजी करना है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि जो है रोक लगा सकता है। और आईपीसी जो है 141 ये बोलता है, आईपीसी 141 कि जो है 5 या उससे अधिक व्यक्ति जो है गैर जो है कानूनी जो है कार्य करने लगे, तो जो है तो वैसे स्थिति में जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, वैसे संगठन पर या वैसे जो है ये पे। ठीक है, जो भी व्यक्ति या संगठन जो है कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो उसका हम बताएं क्या टर्म है, जैसे कोई भी किसी भी कानून प्रक्रिया को जो है पालन करवाने में जो है वो प्रतिबंध या जो है विरोध कर रहे हो,
ठीक है, या फिर जो है किसी के संपत्ति पर जबरन कब्जा कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी गलत माना जाता है। किसी आपराधिक कार्य की चर्चा कर रहा हूँ, 5 लोग मिलकर अपराध का जो है घटना को अंजाम देने के लिए जो है चोरी डकैती या कुछ करने का जो है प्रयास कर रहे हो, तो उस पर भी गैर कानूनी होता है। उसके अलावा किसी व्यक्ति को जो है जो है इलीगल जो है कार्य करने के लिए मजबूर करता हो, है ना, मान लीजिए 4-5 लोग हैं, आपको गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो वो भी गलत होता है, ठीक है। या फिर जो है किसी सरकारी कर्मचारियों, मान लें 5 लोगों या 50 लोगों का संगठन है, सरकारी कर्मचारी पहुंच गया कि आप ये काम करो वो काम करो, धमकाना स्टार्ट कर दिया, दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी क्या होता है, तो उस आधार पर भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आप लोग के पास भी होगा, मान लीजिए 50 लोगों महिलाओं का संगठन पहुंच जाता है और जो है सरकारी कर्मचारी बोलता है कि काम करवे करो, बोलता है ना ये काम करो, तो बोला कि अभी नहीं होगा काम, क्योंकि अभी जो है इसका बजट पास नहीं है, रोड बनाओ, तो बोला कि अभी बजट पास नहीं हुआ, बजट पास होगा तब ना, हम क्या करेंगे, आप तो अधिकारी हैं ना, आपके पास आएगा काम तो आप करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। आपने प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तो पैसा तो आपके पास आएगा नहीं, तो आप कैसे काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप लोग यहाँ क्लासेस चल रहा है, कल को इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ से फंडिंग आ जा रहा है, फंड अगर वहाँ से नहीं भेजेगा तो क्लास बंद हो जाएगा। फंड अगर नहीं आएगा, ऊपर से अप्रूवल नहीं होगा कि नहीं नहीं ये काम कोई फायदा नहीं है, ये चलो ये चीज़ जो है कुछ इसका आउटपुट तो निकल नहीं रहा है, झूठ मूठ का आप जो है फंड का जो है मिसयूज हो जा रहा है, तो बंद अगर हो जाएगा तो आप थोड़े बोलिएगा यहाँ पे डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को, सर क्यों नहीं क्लास चल रहा है, आप जो है 50 लोग खड़े हो जाएगा, नहीं चलेबे कीजिए, क्लास कहाँ चलाएगा वो, उसके पास फंडिंग आएगा तो चलाएगा, नहीं आएगा तो नहीं चलाएगा, समझ में। तो ये भी है, ये भी एक प्रेशर है, इसको अगर एथिकल वैल्यू में देखें, प्रेशर है कि अगर यहाँ से आउटपुट अगर देंगे, मान लीजिए कि क्लासेस आपका चल रहा है, सुबह से शाम तक लगभग क्लासेस चलता है, कई टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं आपका, है ना, तो आपका तो क्लासेस एकदम प्रॉपर रूप से चल रहा है, जो बेहतर टीचर हो सकता है वो ला के आपको दिया जा रहा है। अगर आप लोग आउटपुट नहीं देंगे तो फिर आगे जो है दिखाने के लिए क्या होगा, कल को पूछेगा कि भाई ठीक है चलो हम लोग वेलफेयर के लिए जो है इतना फंडिंग कर रहे हैं, ऊपर में जो आपका विभागीय सेक्रेटरी है चाहे सरकार का मंत्रालय है वो भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि इतना फंडिंग हम दे रहे हैं कि जो है वेलफेयर हो, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं उनका जो है पार्टिसिपेशन बढ़े, क्यों दिया जा रहा है फंड, ये फंड का जो है यूज क्यों हो रहा है, क्यों आपके लिए क्लास निर्माण हो गया, आपका जो है लाइब्रेरी आपको दिया गया है, क्यों दिया गया, क्योंकि आउटपुट निकल के आए, इसलिए क्योंकि जो है भागीदारी नहीं है उस हिसाब से, तो भागीदारी के लिए आपको क्या है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट दिया जा रहा है कि चलो नहीं आपको कहीं सक्षम नहीं है कहीं क्लासेस करने में, आपके पास नहीं है उस तरह संसाधन, तो सरकार आपको फंड दे के संसाधन दे रही है, लेकिन इसका ये भी तो मतलब है ना कि जो सरकार जो उद्देश्य लेके आ रही है उसका आउटपुट भी निकले, अगर आउटपुट नहीं निकलेगा तो फिर सरकार तो फंडिंग रोक भी सकती है, कह रहे इसका तो कोई मतलब नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है 1 साल से चल रहा है, एक रिजल्ट नहीं आया अभी तक, 2 रिजल्ट नहीं आया, 5 रिजल्ट भी नहीं आया, तो इसका आउटपुट क्या आया, तो जब आउटपुट नहीं आएगा तो फिर सरकार बोली बकवास बेकार है, फिर दूसरे तरह से देखेंगे हम, है ना। तो ये आप लोगों का भी जिम्मेवारी है कि प्रॉपर रूप से जो है ये क्लासेस चलता रहे, आउटपुट देना ही पड़ेगा आपको, रिजल्ट्स अगर नहीं देंगे तो फिर यहाँ दिखाने के क्या होगा, नहीं सर आपने चलाया, देखिए 5 रिजल्ट हमारा हुआ है, फाइनली 5 रिजल्ट हुआ, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन क्या हुआ, यहाँ के जो प्रयास किया गया उस प्रयास से 5 रिजल्ट आया तो पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो सरकार को लगेगा कि नहीं और सुविधा देना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, क्यों 5 लोग बढ़ा 50 लोग बढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोग्रेसिव होगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा 1 साल 1.5 साल में तो फिर क्या होगा, डाउन होगा, बोले यार पार्टिसिपेशन तो बढ़ नहीं रहा है, कोई भी योजना अगर आप लागू करते हैं वो योजना का आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर योजना क्या करता है, वो सब फिर बंद हो जाता है। देखिए ये भी है कि आपको प्रेशर है कि आप तो पढ़ लिए, लेकिन आपके आने वाला जो होगा, आपके बाद जो बैच होगा उसको भी पढ़ने का मौका देने के लिए आपके ऊपर प्रेशर है, धंधा आप ही का है कि आपको रिजल्ट देना ही होगा, है ना, समझ में, क्यों, क्योंकि ये आगे भी जो है चलता रहे, सरकार भी जो इसमें उसको लगे कि हाँ हम जो खर्च कर रहे हैं वो उसका सही जो है उपयोग हो रहा है,
ये नहीं कि इसका जो है मिस यूज हो रहा है। तो ये है, तो इसका फायदा भी आपको उठाना है। क्लियर? तो ये है कि आप जो है प्रेशर आप बना के जो है काम नहीं कर सकते, इलीगल होता है। नेक्स्ट हम लोग का है, ठीक है, 19 का जो है क्लाउज 1 का सी, ठीक है। इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार, यही है ना, जो है संगम या संघ बनाने का अधिकार। ये जो है आपका जो है आर्टिकल जो है 19 क्लाउज 1 का सी में है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो है सभी नागरिकों को जो है संगम, इसमें क्या है, सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार है। सभी नागरिकों को जो है संगम या संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। या सहकारी समितियों का गठन का अधिकार। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी होता है, उसको भी जो है गठन करने का जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे राजनीतिक दल, उसके अलावा जो है कंपनी, उसके अलावा लिख सकते हैं कंपनी प्लस जो है लेबर यूनियन प्लस जो है उसके अलावा है साझेदारी फर्म प्लस जो है क्लब प्लस जो है समितियां प्लस जो है ट्रेड यूनियन प्लस जो है अन्य इकाइयाँ प्लस अन्य जो है इकाइयाँ, ठीक है। तो प्लस जो है अन्य इकाइयाँ, ठीक है। तो कोई भी जो है अन्य जो भी इकाई है, यूनिट्स है, जो भी जो है गठन किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है ये सब चीजें आ जाती है। संघ बनाने का अधिकार के अंतर्गत क्या गया, सभी नागरिकों को जो है संगम या संघ बनाने का जो है अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। या सहकारी समितियां भी जो है आप बना सकते हैं। सहकारी समिति देखे ना, समझते हैं, जैसे आजकल देखते हैं ना सहकारी समिति के रूप में, सहकारी समिति समझते हैं, इसको
और कोई एग्जाम्पल, कोई अपना आसपास का एग्जाम्पल दीजिए ना। है अमूल, वो सब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, अपना बताइए। गांव में सहकारी समिति का जो अधिकार मिला है, ठीक है, और सहकारी समिति का अधिकार में जो है, अब जो है आप अपने गांव में भी सहकारी समिति बना सकते हैं, और बनता भी होगा, देखे होंगे। तो कमेटी देखते हैं, कमेटी चलता है गांव में, चलता है, महिलाओं का अलग चलता है कमेटी, है ना। वो एक तरह से सहकारी ही समिति होता है। मतलब जो है कमेटी क्या चलता है, मान लीजिए कि जो है 20 लोग मिलके जो है कमेटी गांव में ही खेलते हैं, और जो है मान लीजिए किसी को 50,000 का आवश्यकता हुआ, है ना, तो वो अपना जो है उठा लेता है, फिर महीना महीना वो डालते रहता है उसमें, है ना। ये क्या, ये सहकारी संघ, सहकारी समिति है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके अलावा जो है दूध का, जैसे अभी झारखंड में जो है, आप देखिएगा कि जो है, जो क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसका, नाम याद नहीं आ रहा, देखो पेट में नहीं आ रहा है, जिससे जो है शराब बनता है, महुआ, है ना। महुआ का जो है, अब देखिएगा कि महुआ जो है, महुआ का एक कमिट, मतलब उसका भी जो है प्रोडक्ट बनाया जा रहा है महुआ का। जैसे महुआ का जो है लड्डू बन रहा है ना, महुआ का लड्डू बन रहा है, या और भी बहुत सारा प्रोडक्ट उसका बनाया जा रहा है, सिर्फ शराब के लिए नहीं, और भी चीज़ें बनाया जा रहा है महुआ का, और उसका जो सेल हो रहा है उसके लिए एक समिति बनाया गया है ना। और जैसे मान लीजिए गाँव का जो भी लोग है, जो भी घर घर में बना रहे हैं अपने महुआ का लड्डू बनाइए, चाहे जो भी बना रहे हैं, उस समिति में ले जाके आप दे दीजिए, समिति आपको पैसा दे देगा। और वो समिति का काम क्या होता है कि वो जो है विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो है बेचता है। गुजरात में खूब महुआ का लड्डू बिकता है। मेला लगा था तो मिला था मोराबादी में, हाँ, तो खूब इसका प्रचार प्रसार वो कमेटी करता है, सहकारी समिति है, समझ में। तो सहकारी समिति यही काम करता है कि आप किसी भी चीज़ को, बहुत सारा अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, बहुत सारा छोटा छोटा समिति बना हुआ है, जो गाँव में जो है, गाँव का समिति है, वो क्या करता है, जैसे दूध समिति होता है, वो आया, वो जो है आप समिति को दे दिया, समिति उसको पेड कर दिया, समिति उसको बाहर में सप्लाई कर दिया, तो वो जो है सिर्फ उस गाँव के लिए, 10 गाँव के लिए जो भी होता है, सबके लिए वो काम करता है। तो आप भी जो है सहकारी समिति बना सकते हैं, है ना, गांव में भी बना सकते हैं, बता सकते हैं कि आप बनाइए, 20 गो जो है गाय रख लिए, दूध हो रहा है, एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं, आप फिर उसको ले जाके मार्केट में समिति क्या करता है, बेच देता है। ऐसा मशीन लगाया जाता है, मशीन उसको जो है दिन भर उसको जो है क्रीम निकाल लेता है, उसको दूध को जो है ठीक रखता है। हम देखें ये सहकारी समिति जो है बरौनी वगैरह बिहार में जाएंगे ना, बरौनी वाला एरिया में, तो वहाँ खूब छोटा छोटा सहकारी समिति है, और एक बड़ा सहकारी समिति जो है वहीं बरौनी जो स्टेशन है वहीं पे है। और वो क्या करता है कि जो है दिन भर से जो है पूरा दूध वहाँ पे आता है, जो भी जिसका भी जो भी गवाला है, जो भी गाय रखा है, वो अपना 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर दूध लेके आता है, वहाँ पे देता है। तो उसका दूध का जो मशीन लगा हुआ है, मशीन उसको लेता है, कितना उसमें जो है फैट्स वगैरह है सब वो चेक कर लेता है, उस हिसाब से उसका दूध का जो है दाम दे देता है, दाम लग गया उसको दे दिया, ठीक है। बाद में क्या होता है कि वही दूध को जो है वो क्रीम निकाल लेता है उसको, और फिर बाद में उसको जो है एक टंकी में जो है उसको डाल देता है, बड़ा टंकी में, जो 1000 लीटर 2000 लीटर टंकी होता है, टंकी में डाला, और फिर वो जो है टंकी जो है निकल गया वहाँ से, फिर पहुँच गया बोकारो आ गया, शाम को निकला ट्रेन में, उसको टंकी को जोड़ देता है, लास्ट में टंकी जो है बोकारो आता है, बोकारो में जो है वहाँ पे है कंपनी का प्रोडक्ट बनाने वाला, वहाँ वो देता है, तो सप्लाई करता है समिति, समझ। इस तरह बना सकते, बहुत सारा ट्राइबल्स भी बना हुआ सहकारी समिति, ये इम्पोर्टेंट है सहकारी समिति। तो राजनीतिक दल भी बना सकते हैं संघ या संगम में, या जो है कंपनियां बना सकते हैं, कोई भी कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा जो है यूनियन, लेबर यूनियन बना सकते हैं, है ना, या जो है इसको लेबर यूनियन है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसान यूनियन लिख सकते हैं, किसान यूनियन, है ना,
देखो ट्रेड यूनियन यहाँ दिया हुआ है, तो ट्रेड जो है लेबर यूनियन, श्रमिक, सबको मिलाकर ट्रेड यूनियन हो जाता है। किसान यूनियन हो गया, साझेदारी फर्म हो गया, क्लब हो गया, समितियां हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, या अन्य इकाइयां जो है इसमें बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है 19 क्लाउज 3 के तहत जो है इसमें क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है, प्रतिबंध। ठीक है, अब प्रतिबंध जो है किस आधार पर लगेगा, तो एक चीज तो हमेशा आएगा जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता, पहला पार्ट तो हमेशा आएगा। ठीक है, तो पहला जो है संप्रभुता एवं अखंडता, इसके आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी भी जो है कोई भी यूनियन है ना, उस पर जो है प्रतिबंध जो है आपका लग सकता है। किस आधार पे, तो जो है क्या बोलते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर जो है प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो है सार्वजनिक आदेश के द्वारा, दूसरा सार्वजनिक आदेश, सार्वजनिक आदेश के द्वारा भी जो है उस पर प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता के आधार पर भी जो है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें जो है ऐड की है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है इसमें जो है पहला है कि हड़ताल अगर कोई ट्रेड यूनियन करता है तो हड़ताल का जो है, स्ट्राइक का जो है अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है। हड़ताल का अधिकार आर्टिकल 19 क्लाउज सी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर कोई भी जो है राजनीतिक दल, कोई भी यूनियन, कोई भी अगर जो है हड़ताल करता है, स्ट्राइक करता है, मतलब हड़ताल मतलब बंद करवाना, तो वो शामिल नहीं होता है, तो उसके आधार पर कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्राइक पे। एक ये है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो है इस अधिकार के अंतर्गत जो है मोल भाव या सौदेबाजी का अधिकार नहीं है। ठीक है, मोल भाव या सौदेबाजी का अधिकार शामिल नहीं है इसमें। कोई भी व्यक्ति जो है मोल भाव या सौदेबाजी इसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नहीं करेगा। और उसके अलावा एक और है कि जो है तालाबंदी करने का अधिकार नहीं है। तालाबंदी करने का अधिकार नहीं।